दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास द गाइड का हिंदी रूपांतरण गाइड, जिसे लिखा है R.K. नारायण ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के पहले अध्याय का वाचन अपने वाचन के पहले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास द गाइड के हिंदी रूपांतरण का दूसरा अध्याय। हमारे घर के सामने खेत पर बड़ी हलचल मची थी। हर रोज सुबह शहर से नए लोगों का दल आता और रात तक खेत में जुटा रहता। हम लोगों ने सुना कि वे लोग रेल की लाइन तैयार कर रहे थे। जब खाना खाने के लिए वे बापू की दुकान में आते तो बापू उत्सुक भाव से पूछते, यहाँ ट्रेनें कब से आना शुरू होंगी? अगर वे अच्छे मूड में होते तो जवाब देते, क्या पता 6 या 8 महीने लग जाएंगे। अगर बुरे मूड में होते तो कहते, ऐसे सवाल मत पूछो। इसके बाद तुम हुक्म दोगे कि हम तुम्हारी दुकान के सामने इंजन लाकर खड़ा करें। फिर वे संजीदा हंसी हंसने लगते। काम तेजी से जारी था। इमली के पेड़ के नीचे मेरी खेलकूद की आज़ादी कुछ हद तक खत्म हो गई, क्योंकि अब वहां ट्रक आकर खड़े होने लगे। मैं किसी ट्रक में चढ़कर खेलने लगता। मेरी तरफ ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं थी। सारा दिन मैं ट्रकों के भीतर घुसा रहता और मेरे कपड़ों में सुर्ख रोड़ी के दाग लग जाते। ज्यादातर ट्रक लाल रोड़ी लेकर आते थे। खेत के कोने में जिसकी ढेरी लगाई जा रही थी, मेरे लिए यह दृश्य बड़ा लुभावना था। इस टीले पर खड़े होकर मैं दूर दूर तक के स्थानों को देख सकता था। वहां से मेप्पी पहाड़ियों की धुंधली रेखाएं भी नजर आती थी। मैं भी पुरुषों की तरह व्यस्त हो जाता। मैं सारा दिन उन मजदूरों के संग गुजारता जो रेल की लाइन बिछा रहे थे। उनकी बातें सुनता और उनकी हंसी दिल्लगी में भाग लेता। लकड़ी के स्लीपर और लोहे की चीजों से लदे और बहुत से ट्रक वहां आए। हर ओर अनेक प्रकार के सामान के अंबार लग गए। मैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, डिबरियां और पेंच जमा करने लगा और मैंने इस खजाने को मां के बड़े बॉक्स के कोने में छिपाकर रख दिया, जहां मां की पुरानी रेशमी साड़ियों के बीच, जिन्हें वे कभी नहीं पहनती थी, मुझे अपनी चीजें रखने की इजाजत दी थी। अपनी गायों को चराने वाला एक लड़का टीले के नीचे उस जगह पर पहुंचा जहां मैं अकेला अपने आप कोई खेल खेल रहा था। उसकी गायें टीले के नीचे घास चर रही थी जहां मजदूर काम कर रहे थे, और उस लड़के की इतनी जुर्रत कि वह ढलान पर चढ़ा हुआ वहां तक आ पहुंचा जहां मैं खेल रहा था। मेरे मन में यह भाव पैदा हो गया था कि मैं ही रेल का स्वामी हूं और मैं उस जगह पर किसी अनाधिकारी व्यक्ति का प्रवेश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने गुस्से से चिल्लाकर उस लड़के से कहा, यहां से चले जाओ। क्यों? उसने पूछा। मेरी गायें यहां पर हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूं। अपनी गायों को लेकर फौरन भाग जाओ, नहीं तो रेल के नीचे कट जाएंगी, क्योंकि रेल बस अब आने ही वाली है। कट जाने दो, तुम्हें क्या पड़ी है? उसने कहा। इस बात पर मुझे इतने जोर का गुस्सा आया कि मैं चीख कर कुतिया के जैसी नई सीखी गालियां बकता हुआ उस पर झपटा। मेरे हमले का जवाब देने की बजाय वह लड़का गुहार मचाता हुआ भागकर मेरे पिता के पास पहुंचा। तुम्हारा बेटा मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। यह सुनकर मेरे पिता फौरन उठ भागे। मेरा दुर्भाग्य, मैं जहां खेल रहा था वहां वे क्रोध से तमतमाते हुए पहुंचे। तुमने इस लड़के को क्या कह के पुकारा था? मैंने गाली को न दोहराने की अक्लमंदी दिखाई। मैं चुपचाप खड़ा आंखें झपकाता रहा। इस पर उस लड़के ने वे सब गालियां हुबहुब दोहराकर बताई जो मैंने उसे दी थी। सुनकर मेरे पिता अप्रत्याशित रूप से उग्र हो गए। उन्होंने अपने पंजे से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे झकझोरते हुए पूछा, कहां से सीखी तूने गालियां? मैंने रेल की पटरी पर काम करते हुए मजदूरों की ओर इशारा किया। उन्होंने उनकी ओर नजर उठाकर देखा, फिर एक क्षण खामोश रहकर बोले, अच्छा तो यह बात है। अब तुम्हें गालियां और गंदी बातें सीखने के लिए आवारा घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी। कल से तुम रोज स्कूल जाया करोगे, समझे? बापू
मैं चिल्लाया और उन्होंने कड़ी सजा का फैसला सुनाया था। वे मुझे एक ऐसी जगह से हटाकर जिससे मैं प्यार करता था उस जगह भेजना चाहते थे जिससे मैं नफरत करता था। स्कूल जाने से पहले घर में रोज हंगामा सा मच जाता। माँ मुझे तड़के ही खिला पिला कर तैयार कर देती और एल्युमिनियम के डिब्बे में दोपहर के लिए नाश्ता बनाकर रख देती। वे बड़ी सावधानी से एक बैग में मेरी स्लेट और किताबें रखकर उसे मेरे कंधे पर लटका देती। मुझे साफ धुले निकर और कमीज पहनाकर मेरे बालों की कंघी की जाती, जिससे मेरी घुंघराली लटें पीछे गर्दन पर जमा हो जाती। शुरू के कुछ दिनों तक तो मुझे यह देखभाल बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में मुझे इससे चिढ़ हो गई। मुझे यह पसंद था कि मैं घर पर रहूं और कोई मेरी देखभाल न करे, बजाय इसके कि लोग मेरी देखभाल करें और मुझे स्कूल भेजा जाए। लेकिन मेरे पिता कठोर अनुशासन के पाबंद थे। शायद उनमें अहंकार भी था और वो लोगों के सामने गर्व से यह कहना चाहते थे कि उनका बेटा स्कूल जाता है। हर रोज सुबह जब तक मैं सही सलामत सड़क पर नहीं पहुंच जाता था, वे मेरी हर गतिविधि का निरीक्षण करते थे। अपनी दुकान में बैठे बैठे वे थोड़ी देर के बाद आवाज देकर पूछते थे, लड़के तू यहीं है या चला गया? स्कूल का लंबा रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ता था। स्कूल से मेरे घर की तरफ आने वाला कोई लड़का नहीं था। मैं रास्ते भर अपने से बातें करता रहता, रुक कर राहगीरों को, मरियल चाल से चलने वाली किसी देहाती बैलगाड़ी को या किसी दरार में घुसते हुए किसी हरे टिड्डे को देखने में व्यस्त रहता। मेरी चाल इतनी सुस्त थी कि जब मैं बाजार की गली में पहुंचता तो उस वक्त मेरे सहपाठी सम्मिलित स्वर में अपना सबक याद कर रहे होते थे, क्योंकि हमारे बुढ़े मास्टर साहब लड़कों से ज्यादा शोर मचवाने में विश्वास करते थे। मालूम नहीं किसकी सलाह से मेरे पिता ने मुझे वहां दाखिला करवाया था, क्योंकि फैशनेबल एल्बर्ट मिशन स्कूल हमारे घर के करीब ही था। अपने को एल्बर्ट मिशन स्कूल का विद्यार्थी कहने में मैं गर्व महसूस कर सकता था, लेकिन पिताजी अक्सर कहा करते थे, मैं अपने लड़के को वहां नहीं भेजूंगा। लगता है वे लोग हमारे लड़के को ईसाई बनाने की कोशिश करते हैं और सारा वक्त हमारे देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। पता नहीं यह बात बापू के दिमाग में कैसे बैठ गई थी। खैर जो भी हो, उनका ख्याल था कि मैं जिस स्कूल में जाता था वह दुनिया का सबसे शानदार स्कूल था। वे अक्सर गर्व से कहा करते थे, बहुत से लड़के इस बूढ़े मास्टर से पढ़कर अब मद्रास में बड़े अफसर, कलेक्टर वगैरह बन गए हैं। यह पिताजी की कोरी कल्पना या बूढ़े मास्टर की इजाद थी। इस स्कूल को शानदार संस्था कहना तो दूर रहा, उसे किसी माने में स्कूल भी नहीं कहा जा सकता था। दरअसल यह चबूतरा स्कूल था, क्योंकि एक भद्र व्यक्ति के घर के चबूतरे पर क्लास लगती थी। कबीर कूचे में एक पुराना तंग सा मकान था, जिसके सामने सीमेंट का एक चबूतरा बना था, जिसके नीचे गली की गंदी नाली बहती थी। हर रोज सुबह बूढ़ा मास्टर मेरी उम्र के 20 लड़कों को इकट्ठा करके खुद एक कोने में तकिया का सहारा लेकर बैठ जाता था और बेत हिलाता हुआ लड़कों को डांटता रहता था। सारी क्लासें एक साथ लगती थीं और बूढ़ा मास्टर बारी बारी से सब टोलियों की तरफ ध्यान देता था। मैं सबसे छोटी क्लास में था। हम लोगों को वर्णमाला और गिनती सिखाई जाती थी। मास्टर हम लोगों से वर्णमाला ऊंचे स्वर में पढ़वाता था। फिर स्लेटों पर हम लोग अक्षरों की नकल करते थे। मास्टर हर लड़के की स्लेट देखता था और बार बार गलतियां करने वालों को डांटता और बेत मारता था। उसे गालियां देने की आदत थी। मेरे पिता मुझे रेलवे लाइन पर काम करने वाले मजदूरों की भाषा से बचाना चाहते थे, लेकिन मुझे इस बूढ़े के पास भेजकर उन्होंने कोई खास अक्लमंदी नहीं दिखाई थी। वह विद्यार्थियों को गधा कहता था और बड़ी सतर्कता से उनकी सातों पुस्तों का बखान करता था। उसे न सिर्फ हमारी गलतियों से बल्कि हमारी मौजूदगी से ही चिढ़ थी। छोटे फूहड़ लड़कों को देखकर जो हर वक्त हिलते डुलते रहते थे, मास्टर को बड़ी बेचैनी होती थी। इसमें शक नहीं कि हम लोग चबूतरे पर बहुत शोर मचाते थे। खाना खाने, कुछ देर सुस्ताने या दर्जनों छोटे मोटे कामों के लिए जब वह घर जाता था तो हम एक दूसरे पर लुढ़कने लगते थे, खूब चीखते चिल्लाते थे।
एक दूसरे को नोचते थे और लड़ते थे या जाकर मास्टर के घर में ताक झांक करते थे। एक बार हम छिपकर उसके घर में घुस गए। सब कमरों को पार करने के बाद हम रसोई घर में पहुंचे, जहां चूल्हे के सामने बैठा मास्टर कुछ पका रहा था। ओह मास्टर, तुम्हें खाना पकाना भी आता है? हम खिलखिलाकर हंस पड़े। पास खड़ी एक औरत भी हंसने लगी। मास्टर ने गुस्से से हमारी तरफ देखकर हुक्म दिया, निकल जाओ लड़को यहां से, यहां मत आना, यह तुम्हारी क्लास का कमरा नहीं है। हम लोग उछल कूद मचाते हुए अपनी जगह वापस आ गए। बाद में मास्टर ने इतनी जोर से हमारे कान उमेठे कि हम लोग दर्द से चिल्ला उठे। उसने कहा, मैंने तुम शैतानों को सभ्य बनाने के लिए यहां भर्ती किया है, लेकिन तुम हो कि। उसने हमारे गुनाहों और हमारी शरारतों का सूचीपत्र बखानना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जब पश्चाताप प्रकट किया तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें उस दहलीज से पार जाते देखा, अगर तुम भीतर घुसे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। बस मामला यहीं खत्म हो गया। हम लोगों ने कभी बूढ़े मास्टर के घर में ताक झांक नहीं की, लेकिन जब भी वह पीठ मोड़ता हम चबूतरे के नीचे बहने वाली नाली की तरफ देखने लगते। कापियों में से पन्ने फाड़कर कश्तियां बनाते और नाली में बहा देते। देखते ही देखते कश्तियों की रेस शुरू हो जाती। हम पेट के बल लेटकर नाली में बहती कश्तियों को देखने लगते। मास्टर हमें चेतावनी देता, अगर इस नाली में गिरे तो सीधे सरयू नदी में जा पहुंचोगे। फिर क्या मैं तुम्हारे बाप को तुम्हें ढूंढने वहां भेजूंगा? इस भयंकर कल्पना से बूढ़ा मास्टर हंसने लगता। हम लोगों में उसकी दिलचस्पी 1 रुपया महीना फीस और खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित थी। मेरे पिताजी हर महीने उसे गुड़ की 2 भेलियां भेजते थे। बाकी लड़के चावल, सब्जियां और समय समय पर उसकी फरमाइश के अनुसार और दूसरी चीज़ें भी घर से लाते थे। रसोई घर में जब कोई चीज़ चूक जाती तो वह किसी एक लड़के को बुलाकर कहता, अगर तुम अच्छे लड़के हो तो भागकर अपने घर से थोड़ी सी चीनी ले आओ, जरा देखो तो तुम कितने फुर्तीले हो। ऐसे मौक़ों पर मास्टर अपना काम निकालने के लिए मीठे स्वर में बोलता और उसकी सेवा करके हमें गर्व महसूस होने लगता था। हम जाकर माँ बाप से लड़ झगड़ कर मास्टर के लिए चीज़ें लाते थे और उसकी सेवा का फक्र हासिल करने के लिए आपस में होड़ सी मच जाती थी। हमारे माँ बाप भी मास्टर के प्रति सदैव कृपालु रहते थे। शायद वे इसलिए उसके कृतज्ञ थे क्योंकि वह तड़के से लेकर शाम के 4 बजे तक हमारी निगरानी करता था। उसके बाद हम लोग उछल कूद मचाते हुए घर आते थे। ऊपर से दिखाई देने वाली मारपीट और उद्देश्यहीनता के बावजूद मेरा ख्याल है कि बूढ़े मास्टर की निगरानी में हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की, क्योंकि साल के भीतर ही मैं बोर्ड के हाई स्कूल की पहली जमात के काबिल बन गया था। कोर्स की किताबों से भी ज़्यादा भारी भरकम किताबें पढ़ लेता था। बिना किसी मदद के 20 तक के पहाड़े याद कर चुका था। बोर्ड स्कूल हाल में ही खुला था। बूढ़ा मास्टर मुझे वहां दाखिल कराने अपने साथ ले गया था। हम 3 लड़कों को वह क्लास में बिठा कर आया था और लौटने से पहले उसने हमें आशीर्वाद भी दिया था। उसकी सहृदयता देखकर हम चकित रह गए थे। बेलान चमत्कारपूर्ण घटना का समाचार सुनने के लिए व्याकुल था। वह हाथ जोड़कर राजू के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज, सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन कैसे? बिरादरी के सामने आकर मेरी बहन ने अपनी गलती कबूल कर ली। वह राजी हो गई है। बेलान ने सारी बात बताई। सुबह के वक्त जब बिरादरी के लोग जमा हुए तो अचानक लड़की आकर सीधी खड़ी हो गई और सबकी ओर देखकर बोली, पिछले दिनों मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब मेरा भाई और दूसरे बुजुर्ग जो कहेंगे वही करूंगी। वे जानते हैं कि किस बात में हमारी भलाई है। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ, यह जानने के लिए कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैंने अपने शरीर में चुटकी काटी। उस लड़की की वजह से हमारे घर में अंधेरा छा गया था। जायदाद के बंटवारे के मुकदमे के बाद इतनी बड़ी आफत कभी नहीं आई थी। देखिए, इस लड़की से हम लोग बहुत स्नेह करते हैं
और जब वह खाना पीना छोड़कर मैले कुचले कपड़े पहने अंधेरे कोठरी में कुड़ती रहती थी तो हमें बहुत दुख होता था। हमने उसे खुश करने की बहुत कोशिशें की, आखिर लाचार होकर हमें चुप होना पड़ा। उसकी वजह से हम सभी लोग बहुत परेशान थे। आज सुबह हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने बालों में तेल डालकर उन्हें सलीके से गूथा और चोटियों में फूल लगाए थे। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। कहने लगी, मैंने इतने दिन आप लोगों को तंग किया, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं बड़े बूढ़ों का कहना मानूंगी। हम लोग सुनकर हैरान रह गए। फिर हमने पूछा, तुम अपने चचेरे भाई के साथ शादी करोगी ना? वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। मेरी बीबी ने एकांत में ले जाकर उससे पूछा, क्या हम लड़के वालों को यहाँ संदेश भिजवा दें? तो वह राजी हो गई। हम लोगों ने यह शुभ समाचार बिरादरी को बता दिया और जल्दी ही हमारे घर में शादी का आयोजन होगा। पैसा, कपड़ा, गहना सब तैयार है। कल सुबह ही मैं बाजे वालों को बुलाकर तय कर लूँगा। ज्योतिषी से मैंने शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है और उसने कहा है कि ये दिन बड़े शुभ हैं। मैं नहीं चाहता कि शादी में क्षण भर की भी देरी हो, इस डर से कि लड़की कहीं फैसला न बदल डाले। राजू ने पूछा। वह जानता था कि बेलान इतना उतावला क्यों है। इसके उतावलेपन का अनुमान लगाना कठिन नहीं था, लेकिन बेलान प्रशंसा से गदगद हो उठा और पूछने लगा, महाराज, आपने मेरे दिल की बात कैसे भाप ली? राजू खामोश रहा। अजब खतरनाक हालत थी। उसके जबान खोलते ही बेलान प्रशंसा से गदगद हो उठता था। राजू अपनी खिल्ली उड़ाने के मूड में था। उसने तेजी से कहा, मेरे अनुमान में कोई असाधारण बात नहीं है। बेलान ने फौरन जवाब दिया, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता महाराज। आप जैसे महान आदमी के लिए यह आसान बात होगी, लेकिन हम जैसे क्षुद्र लोग कभी भी दूसरों के विचारों का अनुमान नहीं लगा सकते। बेलान का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए राजू ने पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि दूल्हा क्या सोचता है? क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है? लड़की की न का उस पर क्या असर पड़ा था? लड़की के राजी होने के बाद मैंने अपने पुरोहित को दूल्हे के पास भेजा था। उसने लौटकर बताया कि लड़का राजी है, बीती बातों पर बहस नहीं करना चाहता। जो बीत गया सो बीत गया। सच है, सच है, राजू ने कहा। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। नहीं वह ज्यादा अक्लमंदी की बात करना चाहता था। आजकल उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से डर लगने लगा था। इसी डर से वह अपनी जबान नहीं खोलता था। उसे मौन व्रत की शपथ का ध्यान आया, लेकिन मौन तो और भी ज्यादा खतरनाक था। अपनी अक्लमंदी के बावजूद राजू अपनी रक्षा न कर सका। बेलान अपनी समस्याएं सुलझाने में सफल हो गया। एक दिन वह राजू को अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने के लिए आया। राजू ने बहुत दलीलें देने के बाद किसी तरह अपना पिंड छुड़ाया। बेलान रेशमी कपड़ों से ढकी हुई बड़ी बड़ी थालियों में राजू के लिए फल लेकर आया था। राजू ने सोचा कि वह टूरिस्टों को कोई प्राचीन महल या हाल दिखाते वक्त यह दृश्य प्रस्तुत करेगा। वह लड़की की शादी में नहीं गया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे भीड़ भाड़ में देखें या उसके इर्द गिर्द लोग यह देखने के लिए जमा हो कि जिद्दी लड़की का स्वभाव बदलने वाला व्यक्ति कैसा है। लेकिन अलग रहने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। वह जानता था कि अगर वह शादी में न गया तो शादी वाले जरूर उसके पास आएंगे। देखते देखते बेलान दुल्हा दुल्हन और रिश्तेदारों की भीड़ के साथ मंदिर में आ गया। मालूम होता था खुद लड़की ने उन लोगों से कहा था कि राजू ने उसका उद्धार किया है। वे किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टि मात्र से ही इंसान का कायाकल्प हो जाता है। धीरे धीरे राजू के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। दिन भर खेत में काम करने के बाद बेलान आकर घाट की निचली सीढ़ी पर बैठ जाता था। अगर राजू कुछ कहता था तो बेलान चुपचाप सुनता रहता था, वरना वह राजू के मौन को भी कृतज्ञ भाव से स्वीकार करता था। अंधेरा होने पर वह चुपके से उठकर चला जाता था। धीरे धीरे राजू के पास कुछ लोग नियमित रूप से आने लगे। राजू ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न ही वह उनसे पूछ सकता था कि वे कौन हैं। घाट सार्वजनिक स्थान था और खुद राजू ने जबरदस्ती वहां कब्जा किया था। लोग आकर घाट की सीढ़ी पर बैठ जाते और लगातार राजू की तरफ देखते रहते।
राजू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह एक ही जगह बैठकर नदी की तरफ, पारले किनारे की तरफ देखता रहता और यह सोचने की कोशिश करता कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। लोग इस डर में से कि कहीं राजू की शांति में विघ्न न पड़े, खामोश रहते थे। ऐसे मौक़ों पर राजू को बड़ी बेचैनी होने लगती थी और वह सोचता था कि उन लोगों से जान छुड़ाने का कोई तरीका निकल सकता है या नहीं। दिन भर करीब करीब वह अकेला रहता था, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद शाम को गांव के लोग वहां आ जाते थे। एक दिन शाम को लोगों के आने से पहले ही वह मंदिर के पिछवाड़े लाल फूलों वाली एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। घाट की सीढ़ियों पर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे दबे स्वर में बातें कर रहे थे। लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की, फिर वे झाड़ी के नजदीक से गुजरे। राजू एक आक्रांत पशु की तरह दुबक कर बैठा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सांस रोककर वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि लोगों ने अगर उसे वहां देख लिया तो वह कहेगा कि वह वहां समाधि लगाकर बैठा था, क्योंकि झाड़ी के नीचे उसे मन को एकाग्र करने में सुविधा होती है। खुशकिस्मती से उनकी दृष्टि राजू पर नहीं पड़ी। वे झाड़ी की ओट में खड़े होकर दबे स्वर में बात करने लगे। एक ने पूछा, आखिर वे कहाँ गए? वे महान व्यक्ति हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें हजारों काम हो सकते हैं। ओह, तुम नहीं जानते, उन्होंने संसार त्याग दिया है, चिंतन के सिवा उन्हें और काम नहीं। कितने दुख की बात है कि वे आज यहां नहीं हैं। आह, उनके सामने कुछ मिनट बैठने से ही हमारे परिवार में कितना परिवर्तन आ गया। जानते हो, कल रात मेरे चचेरे भाई ने आकर वह प्राइमरी नोट मुझे लौटा दिया। जब तक वह नोट उसके पास था, मुझे लगता था जैसे अपनी गर्दन कटवाने के लिए मैंने खुद उसके हाथों में छुरा पकड़ा दिया था। अब हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि वे महात्मा हमारे बीच रहने के लिए यहां आए हैं। लेकिन आज तो वे गायब हो गए हैं। कहीं हमेशा के लिए तो यहां से नहीं चले गए? यह हमारा दुर्भाग्य होगा। उनके कपड़े तो अभी भी मंदिर की डोरी पर रखे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है। कल मैं जो खाना लाया था उन्होंने खा लिया। इस वक्त तुम जो चीजें लाए हो वहीं रख दो। बाहर घूमकर जब वे यहां लौटेंगे तब उन्हें जरूर भूख लगेगी। राजू ने मन ही मन उस व्यक्ति की भावना के प्रति कृतज्ञता महसूस की। जानते हो, कई बार ये योगी अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही हिमालय की यात्रा कर आते हैं। मेरे ख्याल से वे इस किस्म के योगी नहीं हैं। कौन कह सकता है? इंसान के बाहरी रूप से कई बार हम धोखा खा जाते हैं। किसी ने कहा। इसके बाद सब लोग जाकर घाट की सीढ़ी पर बैठ गए। राजू को उनकी बातचीत सुनाई देती रही। थोड़ी देर बाद वे वहां से चले गए। उनके पैरों से नदी में छप छप की आवाज होने लगी। किसी ने कहा, चलो यहां से चले, कहीं ज्यादा अंधेरा न हो जाए। सुना है नदी के इस हिस्से में एक बुढ़ा मगर रहता है। इसी जगह मेरे एक परिचित लड़के को टखने पकड़कर मगर ने पानी में खींच लिया था। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उसकी लाश निकली। दूर से राजू को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने झाड़ी के कोने में झांक कर देखा। नदी के पार उनकी धुंधली आकृतियां अभी भी दिखाई दे रही थी। उनके ओझल हो जाने तक वह वहीं बैठा रहा। फिर भीतर जाकर उसने लालटेन जलाई। उसे भूख लग रही थी। वे लोग एक पुरानी प्रस्तर मूर्ति के सामने खाने की चीजें केले के पत्ते में लपेट कर रख गए थे। राजू का मन कृतज्ञता से भर उठा और वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि कहीं बेलान यह न सोचने लगे कि राजू भूख प्यास से ऊपर है और केवल हवा खाकर ही जिंदा रह सकता है। अगले दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने नदी में कपड़े धोए और चूल्हा जलाकर काफी बनाई। इस समय उसके मन में कोई परेशानी नहीं थी। अपने भविष्य के बारे में उसे आज ही फैसला करना था। या तो वह अपने शहर को वापस चला जाए, जहां कुछ दिनों तक लोग उसकी तरफ घूर घूर कर देखेंगे और मुंह बिचकाकर उस पर हंसेंगे, या फिर वह कहीं और जाकर रहे। लेकिन वह जा कहाँ सकता था? उसने कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका कमाने की आदत नहीं डाली थी। उसे अब बिना मांगे ही खाना मिल जाता था। अगर वह कहीं और चला जाए
तो भला कौन उसे इस तरह खाना पहुंचाया करेगा। दुनिया में सिर्फ एक ही और ऐसी जगह है जहां उसे इसी तरह खाना मिल सकता है, और वह जगह थी जेल। अब वह कहाँ जा सकता था? कहीं नहीं। दूर पहाड़ियों के ढलानों पर चरती हुई गायों ने इस जगह के वातावरण में एक अलौकिक शांति भर दी थी। राजू को एहसास हुआ कि अब बेलान द्वारा दी गई भूमिका को स्वीकार करने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। इस फैसले के बाद वह शाम बेलान और उसके दोस्तों से मिलने की तैयारी करने लगा। वह हमेशा की तरह शांत और आनंदमयी मुद्रा में पत्थर की शिला पर बैठ गया। दरअसल उसे परेशानी इस बात की थी कि कहीं उसके मुंह से निकले हर शब्द को लोग चमत्कारपूर्ण न समझने लगे। इसलिए सतर्क होकर उसने मौन धारण करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वह डर दूर हो गया था। उसने तय किया कि वह अपनी भावभंगिमा को भरसक चमत्कारपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा। अपनी जबान से विचारों के मोती बिखरेगा, चेहरे को तेजस्वी बनाने की कोशिश करेगा और बिना किसी संकोच के लोगों का आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शन करेगा। इस अभिनय को और भी चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए उसने मंच की सज्जा पर पूरा ध्यान दिया। इस उद्देश्य से वह सील को मंदिर के भीतरी भाग में ले गया। इससे पृष्ठभूमि अधिक प्रभावशाली बन गई। बेलान और दूसरे लोगों के आने के समय वह भीतर जाकर बैठ गया और बेचैनी से उनका इंतजार करने लगा। सूर्य अस्त हो रहा था। दीवार पर गुलाबी लालिमा छा गई थी और नारियल के पेड़ों की फुनगियां रक्तिम हो उठी थी। रात को खामोश होने से पहले पक्षियों के स्वर आकाश में गूंज रहे थे। अंधेरा छा गया था, लेकिन बेलान या किसी दूसरे आदमी का वहां नामो निशान नहीं था। उस रात वे लोग नहीं आए। राजू को भूखा रहना पड़ा। यह उसकी मुख्य परेशानी नहीं थी। अभी भी उसके पास कुछ केले बचे थे। मान लो अगर वे लोग कभी न आए तब क्या होगा? राजू घबरा उठा। रात भर वह चिंता मग्न रहा। उसके पुराने डर फिर लौट आए। शहर लौटने पर उसे अपना बंधक रखा मकान छुड़वाना पड़ेगा। अपने घर में रहने की जगह पाने के लिए या तो उसे लड़ाई करनी पड़ेगी या घर छुड़वाने के लिए नगद रुपयों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह नदी पार करके गांव में जाकर बेलान को तलाश करे। लेकिन यह कोई शालीन बात न थी। हो सकता है कि लोग उसे घटिया आदमी समझने लगें और उसकी तरफ से लापरवाह हो जाए। सुबह नदी के उस पार एक लड़का भेड़े चराता हुआ दिखाई दिया। राजू ने ताली बजाकर आवाज दी, इधर आओ। वह घाट की सीढ़ियों से उतरकर जोर से चिल्लाया, ओ लड़के, मैं इस मंदिर का नया पुजारी हूं। यहां आ, तुझे मैं एक केला दूंगा। इधर देख। उसने हाथ हिलाकर केला लड़के को दिखाया। वह सोच रहा था, शायद यह जोखिम वाला काम है। उसके पास सिर्फ यही एक केला बच रहा था। हो सकता है लड़के के साथ साथ यह केला भी चला जाए। बिलान को यह पता ही नहीं चलेगा कि राजू को उसकी कितनी सख्त जरूरत है। राजू भूख से तड़प कर मर जाएगा और फिर एक दिन लोगों को धूप में पड़ी हुई उसकी सफ़ेद हड्डियां मिलेंगी जो आसपास के खंडहरों में खो जाएंगी। लड़के ने राजू की आवाज़ सुन ली और वह नदी पार करके राजू के पास आ गया। वह नाटे कद का लड़का था और वह कानों तक भीग गया था। राजू ने कहा, लड़के, अपनी पगड़ी उतारकर बदन सुखा लो। मुझे पानी से डर नहीं लगता, लड़के ने कहा, लेकिन इतना ज़्यादा भीगना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लड़के ने केले के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तैर सकता हूँ, हमेशा तैर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। राजू ने कहा, मैं इस तरफ नहीं आता, आगे जाकर तैरा करता हूँ। इधर क्यों नहीं आते? यहाँ एक घड़ियाल रहता है। लेकिन मैंने तो यहाँ कोई घड़ियाल नहीं देखा। किसी दिन देख लोगे। मेरी भेड़ें वहाँ सामने चरती हैं। मैं यहाँ किसी आदमी को देखने के लिए आया था। क्यों? मेरे चाचा ने मुझे भेजा था और कहा था उस मंदिर के सामने भेड़ें हाँक कर ले जाना और देखना वहाँ कोई आदमी है या नहीं। इसलिए मैं आज यहाँ आया था। राजू ने लड़के को केला देते हुए कहा, अपने चाचा से जाकर कहना कि वह आदमी लौट आया है और उसने संदेश दिया है कि तुम्हारे चाचा शाम के वक्त यहाँ जरूर आए। राजू ने उस लड़के के चाचा के बारे में पूछताछ नहीं की। वह चाहे कोई भी हो, राजू उसका स्वागत करेगा।
लड़का छिलका उतारकर सारा केला एक साथ खा गया और फिर छिलका भी चबाने लगा। राजू ने पूछा, तुम छिलका क्यों खा रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। नहीं, नहीं पड़ूंगा, लड़के ने जवाब दिया। वह मजबूत इरादे का लड़का मालूम होता था, जिसे मालूम था कि वह क्या चाहता है। राजू ने अस्पष्ट सलाह दी, तुम जरूर अच्छे लड़के होगे, अब जाओ और जाकर अपने चाचा से कह देना। लड़का चला गया और जाते जाते राजू को सावधान कर गया, मेरे आने तक जरा इन भेड़ों का ध्यान रखना। उसने नदी के दूसरे किनारे की तरफ संकेत किया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे द गाइड उपन्यास के दूसरे अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, द गाइड के लेखक R.K. नारायण हैं, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा था। दोस्तों, अगली कड़ी में उपन्यास द गाइड के हिंदी रूपांतरण के तीसरे अध्याय का वाचन सुनना न भूलें। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।